नमस्कार साथियों, गुरुकुल ज्ञान गंगा चैनल में आपका स्वागत है। आइए पुलिस पेपर की प्रिपरेशन के लिए एक और क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन पेपर आज गुरुकुल इंस्टीट्यूट का ऑफलाइन टेस्ट पेपर हुआ था, इसे हम आज यूट्यूब पर सॉल्व कर रहे हैं। मैं इसका पूरा 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं, तो जिन्होंने भी टेस्ट सीरीज दिया था वो लोग भी अपने आंसरिंग यहाँ से कर सकते हैं। और जो भी लोग पहली बार देख रहे हैं वो भी पेपर का पैटर्न देख लीजिए। उत्तराखंड पुलिस का सेम पैटर्न होना है, सेम पुलिस का यही लेवल होना है, क्योंकि हैवी लेवल भी नहीं होना है। हम ज़्यादा बड़ा सोच के भी ना चलें, क्योंकि कांस्टेबल का जो सिलेबस है वो इंटरमीडिएट लेवल का है। इंटरमीडिएट लेवल में इसी पैटर्न का क्वेश्चन पेपर आपका बनेगा और हम इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप इस क्वेश्चन पेपर को टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं। उसके बाद आप घर में अपने सहूलियत से इसे सॉल्व कर लीजिए। प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है, इसी प्रैक्टिस सेट के साथ ही आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है। तो आज का पहला जो क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन है कालिदास की वह पुस्तक जिसमें गढ़वाल हिमालय को गौरी गुरु कहा गया है। देखिए, कालिदास की ये सभी पुस्तकें कालिदास की है। ऑप्शन नंबर ए है रघुवंशम, फिर मेघदूत, कुमार संभव और अभिज्ञान शाकुंतलम। वैसे तो ये सभी पुस्तकें कालिदास की है, लेकिन उन्होंने जो गौरी गुरु क्षेत्र नाम दिया था वह दिया था रघुवंशम में। लेकिन मेघदूत में भी इन्होंने अलकावन नाम दिया है फूलों की घाटी को, और अभिज्ञान शाकुंतलम में तो इन्होंने कण्वाश्रम में शकुंतला तथा दुष्यंत की स्टोरी का भी वर्णन किया है। तो कालिदास ने उत्तराखंड के बारे में इन तीनों पुस्तकों में बहुत ही अधिक वर्णन किया है। तो हमने इसका जो गौरी गुरु शब्द है, ये शब्द इन्होंने रघुवंशम में दिया था, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है जैलंग पर्वत शिखर स्थित है उत्तराखंड के कौन से जनपद में है? रुद्रप्रयाग में, चमोली में, अल्मोड़ा में या उत्तरकाशी में? तो इसका सही उत्तर हो जाना है उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में जैलंग पर्वत है। इसी हिसाब से कुछ नाहन पर्वत श्रेणियाँ भी पूछी जाती हैं जो कि हल्द्वानी में है। और जैसे एक इंपॉर्टेंट श्रेणी और है जैक्सर श्रेणी, ये पूछा जाता है जो पिथौरागढ़ का है। ऐसे कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं, आप उन्हें भी याद रखें। अगला क्वेश्चन है रैमजे साहब द्वारा रामनगर की स्थापना कब की गई थी? रैमजे, जिसे कि किंग ऑफ कुमाऊँ कहा जाता है, यानी बेताज बादशाह कहा जाता है कुमाऊँ का, कमिश्नर जो ये थे रैमजे। तो रैमजे ने 1850 में रामनगर की स्थापना की थी और इन्हीं के नाम से इस रामनगर का नाम भी पड़ा हुआ है। वैसे रैमजे जो है तराई भाबर के विश्वकर्मा के नाम से भी जाने जाते हैं। रैमजे के बारे में आप पढ़ें, रैमजे से रिलेटेड कई क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसका सही उत्तर 1850 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा, आज़ाद हिंद फौज में शामिल किस क्रांतिकारी को स्वयं नेताजी ने सरदार ए जंग की उपाधि से सम्मानित किया था? ये कुछ लोग थे जब आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी, उस दौरान ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ उत्तराखंड के कई क्रांतिकारी सैनिक शामिल हुए थे, जिसमें देव सिंह दानू भी थे और चंद्र सिंह नेगी थे, बुद्धि शरण रावत थे, पितरी शरण रतूड़ी थे। तो ये लोग थे। इनमें से जो पितरी शरण रतूड़ी थे, ये बटालियन 1 के कमांडिंग भी इन्होंने की थी, इसलिए पितरी शरण रतूड़ी को ही इन्होंने सरदार ए जंग की उपाधि दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा पांचवा कि मंदाकिनी तथा रावणगंगा का संगम होता है कौन सी जगह पर होता है? ये एक्चुअली जो ये रावणगंगा है, ये कई बार क्वेश्चन में भी आ गया है कि रावणगंगा किस जनपद में है। तो रावणगंगा और ये मंदाकिनी दोनों के दोनों रुद्रप्रयाग में है। और यहाँ पर इनका जो संगम है ये सूर्यप्रयाग में भी नहीं है, अगस्त्यमुनि में नहीं है, सोनप्रयाग में नहीं है। इसका संगम होता है बांसवाड़ा में। ये आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। और रावणगंगा याद रखें, ये सहायक नदी के रूप में पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, पंचशिला में कौन सी शिला शामिल नहीं है? देखिए, उत्तराखंड में पंचधाराएं, पंचशिलाएं, पंचगुफा, पंचकेदार, पंचप्रयाग, पांच चीज़ें जो है, काफ़ी चीज़ें हैं। इनमें पंचशिला के रूप में नारद शिला है, गरुड़ शिला है, वाराह शिला है। इनमें से जो इसका सही उत्तर था ये, क्योंकि ये कह रहा है कि कौन सा पंचशिला में शामिल नहीं है, तो नहीं का मतलब है इसमें भृगुशिला नहीं है, अदर ये तीनों पंचशिला में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन हो गया सातवां, उत्तराखंड में सर्वप्रथम 1914 में मोटर यातायात की शुरुआत किस स्थान पर की गई थी? तो मोटर यातायात की शुरुआत जो की गई थी ये किया गया था नैनीताल से काठगोदाम के मध्य। वैसे ये तो मोटर यातायात की बात कर रहा है। यदि रेलवे यातायात की बात करें तो रेलवे सबसे पहले 24 अप्रैल 1884 को यहाँ काठगोदाम तक के लिए चली थी। तो काठगोदाम वाला जो ये पॉइंट है, ये दोनों के दोनों मोटर यातायात और रेलवे के लिए भी पूछा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अगला है प्रश्न नंबर 8वां, पटांगणी का पर्यटन विकास मेला कहाँ लगता है? इसका सही उत्तर हो जाना है रुद्रप्रयाग में। तो रुद्रप्रयाग में लगता है, आप इसे सर्च करके भी देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। 9वां है 14 अगस्त 2015 को शुरुआत की गई खिलती कलियां योजना। देखिए, उत्तराखंड सरकार के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं दी गई हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब योजनाओं को कैसे याद करें?
कुछ योजनाएं तो आप ऐसे करें जो बच्चों से रिलेटेड हो, महिलाओं से रिलेटेड हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ जो विशेष नहीं होगी कोई विकास कार्य को लेकर के, उस प्रकार की योजनाएं ज़्यादा पूछते हैं। तो इसमें हमने याद रखना है कि भाई खिलती कलियां योजना किससे रिलेटेड है। तो खिलती कलियां योजना का सही उत्तर हो जाना था कुपोषित बच्चों को नियमित रूप से पोषण देना। ये था खिलती कलियां योजना का लक्ष्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 10वां कि सुतुआ किस चीज़ से बनाया जाता है। सुतुआ एक आभूषण है और इस आभूषण को चांदी से बनाया जाता है। चवन्नी माला भी नहीं होती है, उसे तो चवन्नी माला ही कहा जाता है। मूंगे का भी नहीं होता है, मूंगे का तो कोई विशेष आभूषण यहाँ होता नहीं है। सोने का नहीं, सोने के तो अलग होते हैं, बुलाग होते हैं, टुंगल होते हैं, गुलबंद होता है, ये सब कुछ होते हैं, मांग टीका होती है। बाकी ये चांदी से होता है सुतुआ, इसे आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है तीसरा, सुख रचना शैलेश मटियानी की किस विधा की रचना है। देखो ये विधा भी पूछ सकता है। शैलेश मटियानी बहुत इंपॉर्टेंट रचनाकार है, इन्हें आप याद रखें। तो शैलेश मटियानी की ये जो रचना है, इसका सही उत्तर हो जाना है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए का मतलब कहानी थी ये, इसे आप याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 12 है राज्य में एपणगल ऑफ कुमाऊं किसे कहा जाता है। एपणगल के नाम से मीनाक्षी खाती को जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कबूतरी देवी है, ये तो कोकिल के नाम से जानते हैं, और कबूतरी देवी जो गायिका थी, और दिव्या रावत है, इन्हें मशरूम गर्ल के नाम से जानते हैं। और जो ये वंदना कटारिया हैं, इन्हें हॉकी गर्ल्स मतलब हॉकी में हैट्रिक गर्ल्स के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो आप इसे भी ऐसे करके याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 है पहाड़ संस्था नैनीताल की स्थापना की गई थी किसके द्वारा। ये पहाड़ संस्था पूछा जाता है कहाँ स्थापित हुआ था, नैनीताल में। तो नैनीताल में शेखर पाठक के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है निम्न खेल और उनसे संबंधित खिलाड़ियों में सही सुमेलित नहीं है। अब प्रश्न पूछा जाने का दो तरीका होता है, या तो सही पूछता है या आपको गलत छापना है। तो इसमें कह रहा कि सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है, देखो हॉकी हरीश भाकुनी ये सही है, मुक्केबाजी में हरि सिंह थापा ये भी सही है, निशानेबाजी में सुरेंद्र सिंह वालदिया ये भी सही है। इसमें खड़क सिंह वालदिया मत समझ लेना, वो तो भूगर्भ वैज्ञानिक हैं, ये हैं सुरेंद्र सिंह वालदिया। और इसका जो उत्तर होना था वह उत्तर होना था ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल श्वेता वर्मा। देखिए श्वेता वर्मा एक क्रिकेटर है, तो आपने इसे ठीक तरीके से याद रखना। ऐसे खिलाड़ियों का संबंध और खेल से रिलेटेड पूछा जाता है। प्रश्न नंबर है 15वां, वह है पंडित गोविंद वल्लभ पंत पर 15 पैसे का डाक टिकट कब जारी किया गया था। ये बहुत खास क्वेश्चन है भाई। इसी प्रकार से अन्य लोगों का भी पूछा जाता है, या अन्य चीज़ों पर कब डाक टिकट जारी किया गया था। इसका तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1965। लेकिन इसके अलावा जैसे मोनाल पर पूछा जाता है, ये मोनाल पर 1975 में डाक टिकट जारी किया गया था। या जैसे मोनाल के अलावा बुरांस पर पूछा जाएगा तो बुरांस पर 1977 में डाक टिकट जारी किया गया था। या अगर वीरचंद सिंह गढ़वाली पर पूछा जाता है तो वीरचंद सिंह गढ़वाली पर 1994 में डाक टिकट जारी किया गया था। या पूछता है जैसे हेमंती नंदन बहुगुणा जी के बारे में, तो उन पर 2018 में डाक टिकट जारी किया गया था। इस तरीके से भी हमने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 16वां कि निम्न जल विद्युत परियोजनाओं को सही सुमेलित करें। देखिए ये सही सुमेलित मतलब लाटा तपोवन जो जल विद्युत परियोजना है ये चमोली में है, ये भी सही है। तालुका सांकरी परियोजना उत्तरकाशी ये भी सही है। उत्यांशु बांध पौड़ी में है, ये भी सही है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी है, और डी इसके सभी सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी जो कि अगले पेज में है। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 का था, जो परियोजना पूछी गई थी, वह ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। अगला क्वेश्चन 17वां है कि चंडी प्रसाद भट्ट को पर्यावरण संरक्षण के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला था। ये मिला था इनको 1982 में। ये चंडी प्रसाद भट्ट जी जो कि चिपको आंदोलन के प्रणेता या चिपको आंदोलन को अग्र रूप से उसमें भूमिका निभाने वाले, उसका नेतृत्व करने वाले ये थे। और इन्होंने एक संस्था भी खोली थी, डालियों का दगड़िया नामक एक संस्था भी खोली है, और दसोली ग्राम स्वराज संघ भी इन्होंने स्थापित किया है। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम व्यक्ति हैं उत्तराखंड के चंडी प्रसाद भट्ट। अब रेमन मैग्सेसे से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जाता है जो कि 2009 में मिला था, वो मिला था दीप जोशी को। अभी तक उत्तराखंड में मात्र 2 लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला हुआ है, जो कि फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है। एशिया का नोबेल भी इसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वां है श्रीयन टापू कांड घटित कब हुआ था। तो श्रीयन टापू कांड जो घटित हुआ था, ये हुआ था 10 नवंबर 1995 में। यह था उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान ये घटना हुई थी। तो आप याद रखें श्रीयन टापू यानी श्रीनगर में ये घटना हुई थी। तो यहाँ पर कुछ लोग भी शहीद हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 19वां है उच्च न्यायालय भवन का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था या किसने कराया था।
तो ये भवन का निर्माण सेंटोनी मैकडोनल्ड ने करवाया था। ये उच्च न्यायालय भवन नैनीताल के भवन की बात कर रहा है। इसका निर्माण वैसे 1897 से शुरू हो चुका था, लेकिन 1900 में ये कंप्लीट बन चुका था। 1900 में पूर्ण बना और ये गॉथिक शैली में बना हुआ है और ये लंदन के बकिंगम पैलेस की तर्ज पर बना हुआ है। तो इसका डिजाइन लंदन के भवन की तरह है। और अभी जो है न्यायालय को ट्रांसफर भी कर दिया गया है, उच्च न्यायालय उत्तराखंड का। ये हल्द्वानी चला गया है, इसे भी आपने याद रखना है। अगला है तिमुणिया बांध स्थित है। तिमुणिया बांध कहाँ है? देखिए रानीखेत में नहीं, रानीखेत में भालू डैम है, इसे भी आप याद रखें। गोपेश्वर में तो इस प्रकार का कोई बांध नहीं है। काशीपुर, ये सही इसका उत्तर हो जाएगा, काशीपुर में ही तिमुणिया बांध है। और जसपुर है तो यहाँ तो नहीं है, तो आप याद रखें काशीपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न जनपदों में अनुसूचित जनजाति की आबादी सबसे कम किस जिले में है? तो अनुसूचित जो जनजाति है यानी एसटी जनजाति, इसकी सबसे कम जनसंख्या रुद्रप्रयाग में है। ऑलरेडी रुद्रप्रयाग की जनसंख्या भी काफ़ी कम है, लेकिन रुद्रप्रयाग में जो अनुसूचित जनजातियाँ हैं उनकी साक्षरता सबसे टॉप में है। तो अनुसूचित जनजाति की साक्षरता सबसे टॉप में है रुद्रप्रयाग में। तो आपने याद रखना है, रुद्रप्रयाग में हालांकि आबादी कम है लेकिन साक्षरता में अधिक है, क्योंकि जितने भी रुद्रप्रयाग में रहते हैं एसटी जनजाति के लोग, वे सबसे पढ़े लिखे हैं। अब अगला क्वेश्चन 22वां हो गया, राज्य की नदियों को उनकी लंबाई के अनुसार सही अवरोही क्रम में रखें। अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। तो इसमें से जो सही उत्तर हो जाना है वह हो जाना है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही था, क्योंकि पहला काली है, फिर भागीरथी, फिर अलकनंदा, फिर यमुना। देखिए काली नदी की लंबाई है 252 और भागीरथी है 205 और जो अलकनंदा है वो है 195 किलोमीटर और 136 यमुना हो गई है। तो हमने घटते हुए क्रम में ऐसे ही रखना था। तो 22वां का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 23वां, वारदानाटी लोक नृत्य है। वारदानाटी ये जौनसारी लोग करते हैं। देखिए अगर भोटिया से रिलेटेड पूछा जाएगा तो पौड़ा नृत्य होता है भोटिया लोगों का। जाट लोगों का ऐसा कोई विशेष नृत्य तो नहीं है, लेकिन जाट ये वही लोग हैं जो बहुत धर्म वाले हैं, उत्तरकाशी में पाए जाते हैं, नीलंग घाटी में। बाकी थारुओं का तो थारू तो बहुत विशेष जाति है, थारू से रिलेटेड भी वीडियो हमारे चैनल पर हैं, आप वहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हैं इनके बारे में। अगला क्वेश्चन हो गया है 24वां, मौलाराम उपासक था। किस भगवान के उपासक थे मौलाराम? मौलाराम विष्णु के उपासक थे, ये भी नहीं, शिव के ये भी नहीं, दुर्गा के ये भी नहीं, तो काली माता के उपासक थे मौलाराम। हालांकि काली की जो प्रतिमा थी ये भी बनाते थे मौलाराम, तो इसलिए काली के उपासक थे, तो इसे याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25वां है, एक नाली बराबर होता है कितना वर्ग मीटर स्क्वायर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 200 मीटर स्क्वायर एक नाली बराबर होता है। कई बार मुट्ठी में भी पूछता है, तो एक नाली बराबर 16 मुट्ठी होता है, इसे भी आप याद रखेंगे, 16 मुट्ठी। अगला क्वेश्चन है, आवाज़ भी एक जगह रचना है, यानी आवाज़ भी एक जगह, ये कोई रचना है, ये रचना किसकी है? तो ये रचना सही उत्तर हो जाएगा मंगलेश डबराल, इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 27वां है, तालेश्वर शालदी ताम्रपत्र में उत्तराखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही खास, क्योंकि उत्तराखंड के कई नाम हैं और कई ताम्रपत्र और कई साहित्यिक ग्रंथों में अनेकों नाम से जाना गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्वताकार राज्य। देखो हिमालय है, ये हिमालय भी इसका नाम है, लेकिन जैसे सिंहपुर राज्य है तो सिंहपुर राज्य तो लाखामंडल ईश्वरा देवी के विलेख में मिलता है, अपरांत मिलता है कालिसी के अशोककालीन शिलालेखों में। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा शालदे ताम्रपत्र में, तो इसे पर्वताकार राज्य आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये जो बालिका विद्यालय है ये पूर्ण आवासीय बालिका विद्यालय है, ये कस्तूरबा गांधी के नाम से चलते हैं। हॉस्टलाइज फैशन इसमें होता है, मतलब यहाँ लड़कियाँ हॉस्टल में ही रहती हैं और स्कूल भी पढ़ती हैं, मुफ्त में हॉस्टल में रहती हैं। तो ये कब शुरुआत की गई थी? तो इसका सही उत्तर 2004 था, आप इसे याद रखें, 2004 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला 29वां है कि बागेश्वर के गोमती में पुल का निर्माण 1848 में किस कमिश्नर द्वारा किया गया था? देखिए कमिश्नर तो कुमाऊं में ही थे, तो बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, इधर तो कमिश्नरों ने काफ़ी कुछ काम किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा लुसिंगटन, आप याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। 30वां क्वेश्चन है, पंवार वंश में शराब बनाने की कला को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है, जिसने पंवार वंश को सही तरीके से पढ़ा होगा तो वो इसे क्लिक कर सकता है। इसका सही उत्तर है कलाल कहते थे, कलाल, तो ये याद रखा जाए। 31वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग को लेकर के गढ़वाल जागृत संस्था पौड़ी में 1939 में स्थापित की गई थी, तो किस व्यक्ति से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रताप सिंह नेगी, और उमानंद बड़थवाल भी इनके साथ में थे। तो प्रताप सिंह नेगी और उमानंद बड़थवाल में ये 1939 में ये संस्था बनाई थी। जैसे एक सिद्धे सुमन से रिलेटेड भी पूछा जाता है, गणदेश सेवा संघ, जो कि उन्होंने दिल्ली में स्थापित की थी,
और देवीदत्त पंत की बात करें तो ये तो यूकेडी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, तो यूकेडी के अध्यक्ष भी रहे थे। तो इस प्रकार से हमने याद रखना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 32वां कि गोरखा शासन में न्यायाधीश को क्या कहा जाता था। न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश होता था, न्याय दिलाने वाला अधिकारी, उसको क्या कहते थे? क्या बहादुर कहते थे? तो बहादुर तो अभी भी कहते हैं, किसी को भी कह देते हैं। जागरिया नहीं, जागरिया जागर लगाने वाले हो गए, न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीश तो अब बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाना है विचारी। वैसे एक आचारी विचारी होता था, जो आचारी होता था वो वकील होता था, विचारी इनका न्यायाधीश को ये लोग कहते थे। अगला क्वेश्चन हो गया 33वां कि सर्वेश्वर नामक ग्राम दान में किसने दिया था? ये दान में दिया था बसंत देव, और बसंत देव है कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक। ये बसंत देव जो कि यशोवर्मन के गवर्नर के रूप में भी इन्होंने कार्य किया, और परम भद्वारक महाराजा अधिराज की उपाधि इन्होंने ली थी। एक्चुअली बसंत देव की जो राजधानी थी वो कार्तिकेयपुर थी, और जिसे कहा जाता है कि ज्योतिर्मठ यानी जोशीमठ के दक्षिण में इनकी ये राजधानी थी, और काफ़ी वर्ष तक इन्होंने यहाँ पर शासन किया था। लगभग कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना 700 ईस्वी में हो गई थी। अब क्वेश्चन नंबर है 34वां, कुमाऊं फॉरेस्ट एक्ट आया था, यानी फॉरेस्ट एक्ट कुमाऊं में कब आया था? तो ये 1931 में। जैसे एक आता है वाटर एक्ट भी आता है, वो 1917 का वो भी आता है। तो कुमाऊं में अनेकों प्रकार के एक्ट ये लाए थे, तो इससे भी हमने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34 क्लियर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं कि राज्य में सर्वाधिक सीमेंट फैक्ट्रियाँ स्थित हैं। देखिए सीमेंट की फैक्ट्री जैसे वीरभद्र ऋषिकेश में है, तो वीरभद्र ऋषिकेश वाला ये देहरादून के ही उसमें पड़ता है। तो देहरादून में सबसे अधिक सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं, ये हमने याद रखना है। सीमेंट से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ चूना पत्थर ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए देहरादून में जो है सीमेंट की फैक्ट्रियाँ अधिक हैं। अगला क्वेश्चन आ जाएगा 36वां कि मार्गशीर्ष माह में मनाया जाने वाला नौठा का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? नौठा कौतिक भी कहते हैं, और ये मनाया जाता है आदिबद्री में। आदिबद्री यानी चमोली में होता है, नंद केसरी में नहीं होता। नंद केसरी में नंद केसरी मेला ही होता है, और एक सलूड़ इसका होना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो सलूड़ में तो भाई रामायण मेला होता है, और केदारनाथ में तो भतूज मेला होता है। तो इसे हमने याद रखना है, इसका सही उत्तर आदिबद्री था। अब अगला क्वेश्चन है 37वां, केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के किस ओर स्थित है? मंदाकिनी नदी के किस ओर? दायां बायां। और अगर पूरा पश्चिम पूछे तो अलग हिसाब है, लेकिन ये दायां बायां पूछ रहा है। और वैसे अगर दिशा के हिसाब से पूछे तो ये पूरब में है, लेकिन दायां बाएं के हिसाब से बाएं में है, क्योंकि नदी आती है मंदिर के दाईं छोर से आती है, तो इसलिए मंदिर हो जाएगा बाएं तट पर। अगला क्वेश्चन है कि डोबरा चांठी पुल को किस क्षेत्र की हेल्पलाइन कहा जाता है? ये डोबरा चांठी पुल जो है प्रतापनगर और टिहरी के मध्य बना हुआ है, तो इसलिए प्रतापनगर की हेल्पलाइन के रूप में बनाया गया है, क्योंकि प्रतापनगर से टिहरी को जोड़ने वाला ये रास्ता है। प्रतापनगर वालों को टिहरी आने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए डोबरा चांठी पुल बनाया गया है। और बाकी इसे इस तरीके से याद रखना है, किसने बनाया था, कितनी इसकी लंबाई है, और कब ये उद्घाटन इसका हुआ था, किस देश के सहयोग से बना है, ये सारा कुछ आप याद रखेंगे। यहीं से घूम फिर करके आते हैं, और इसलिए एक क्वेश्चन हम यहाँ से बना करके लाए हैं। अगला क्वेश्चन है भगवान भैरवनाथ किस मंदिर के रक्षक देवता हैं? देखिए भगवान भैरवनाथ तो वैसे घर घर के रक्षक देवता हैं, लेकिन यहाँ देवताओं के भी रक्षक देवता जो है भैरवनाथ हैं। बताइए, इसका सही उत्तर हो जाना है ऑप्शन नंबर सी, केदारनाथ। केदारनाथ के रक्षक के रूप में भैरवनाथ को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चूरन किस प्रकार का शब्द है? अब यहाँ से हिंदी लग गया है, चूरन शब्द से शुरुआत हम कर रहे हैं। तो चूरन किस प्रकार का शब्द है? देखो चूरन एक प्रकार का तद्भव शब्द है। अब इसका अगर तत्सम बोले तो चूर्ण होता है, तो चूर्ण का चूरन होता है, तो इसलिए हमने ये याद रखना है। फुर्तीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही उत्तर हो जाना है ऑप्शन नंबर बी, इला, फुर्तीला। अब जब हम प्रत्यय और उपसर्ग छांटते हैं, हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि भाई शब्द को पहले जब हम अलग अलग करें प्रत्यय और उपसर्ग, तो एक सही अर्थ वाला अर्थपूर्ण शब्द भी बनाना है। तो फुर्तीला में फुर्ती एक अर्थपूर्ण शब्द है, और इला उसमें एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो फुर्ती धन इला, फुर्तीला हो गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से असंगत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? अब यहाँ पर पूछ रहा है असंगत विलोम शब्द यानी गलत विलोम शब्द युग्म ऐसा जोड़ा जिसमें कि विलोम ही गलत होगा। अब देखिए कितना क्वेश्चन घुमा रखा है, कईयों को ऐसा लगेगा कि भाई सही वाला विलोम चुनना है, तो सही वाला विलोम नहीं चुनना है, गलत वाला विलोम चुनना है। ऑप्शन नंबर ए है, जैसे चिन्मयी, चिन्मयी का जड़ होता है, ये तो सही है, यानी ये असंगत तो नहीं है, ये संगत है। अगला है घात प्रतिघात, ये भी सही है, ये भी संगत है, हमने चुना है असंगत। प्रसारण का अंकुचन, ये भी सही है,
तो इसका जो उत्तर था वो था शाश्वत का सदैव, क्योंकि शाश्वत का नश्वर होता है, सदैव नहीं होता है, इसलिए ये वाला असंगत था। इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43वां, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह को प्रयोग में लाया जाता है या किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति, पुनरुक्ति का मतलब बार बार जब समानार्थी शब्द आते हैं उसके बीच में क्या कोष्टक लगाते हैं? नहीं, कोष्टक तो तब लगाते हैं जब किसी शब्द को विशेष अर्थ में प्रकट करके बताना हो। अल्पविराम नहीं, ये तो विराम चिन्ह है। अर्धविराम ये भी नहीं लगता भैया। इसका सही उत्तर हो जाएगा योजक, योजक चिन्ह लगेगा। अगला क्वेश्चन है 44वां कि पत्थर को जोंक नहीं लगती, इस कहावत का क्या अर्थ है? दो धूर्तों में प्राय टकराव नहीं होता है, ये हो सकता है क्या? या हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता, या मजबूत चीज़ आसानी से खराब नहीं होती, या सबल का शोषण नहीं होता। तो इसका सही उत्तर हमें ध्यान देना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता है, यानी पत्थर पर जोंक नहीं लगना। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, अपने आप निकल जाता है इसका अर्थ है। अगला है 45वां क्वेश्चन, निम्न में से कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? अभी पूछ रहा है कौन सा नहीं है, ऐसा नहीं कि है, नहीं, यानी कामदेव का ऐसा एक पर्यायवाची छांटना है जो कि इसका पर्यायवाची नहीं होगा। अब देखो, अनंग का मतलब भी कामदेव होता है, काम का मतलब तो ऑलरेडी कामदेव होता है। रतिथान, रति इनकी पत्नी का नाम था, इसलिए रतिथान जो है पर्यायवाची हो गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेघवाहन, मेघवाहन इसका पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन है 46वां, व का उच्चारण स्थान है व, ओष्ठ नहीं, ओष्ठ तो प फ ब ब आता है, दंत नहीं, त थ द द आता है, कंठोष्ठ नहीं, व आता है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा दंतोष्ठ, इसमें व दंतोष्ठ माना जाता है, इसे आप याद रखें। 47वां क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? ऊ किस प्रकार का स्वर है? इसका उत्तर हो जाएगा पश्च समृद्ध स्वर हो जाएगा। समृद्ध विपरीत है, अग्र पश्च, ये याद रखना है, इसको ढंग से पढ़ें। ये वर्णमाला का बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, इसमें हमने ध्यान देना है भाई, ये घूम फिर करके ऐसे आते हैं उटपटांग से। क्वेश्चन नंबर 48वां है, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? यानी स्पर्श भी है और संघर्षी भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाना है जौ, स्पर्श चौ छ जौ, और संघर्षी, देखो स्पर्श संघर्षी जौ इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 49वां कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य, ये तो पृथ्वीराज आसो है, सभी को याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 50वां कि निम्न में से कौन सा कर्तन का तत्सम है? कर्तन का तत्सम हो जाएगा कर्तन, यही हो जाना है ऑप्शन नंबर बी वाला। इसका सही उत्तर ये है। अश्व का पर्यायवाची नहीं है, एक यहाँ पर पर्यायवाची पूछ लिया है, वो कह रहा कि नहीं है, कौन सा नहीं है? अश्व मतलब घोड़ा, तो घोड़ा तो इसका है ही भी घोड़े को कहते हैं, घोटक भी कहते हैं। और ये है तरंग, तो इसका सही उत्तर हो जाना है तरंग, यानी ये पर्यायवाची नहीं है। अगर तरंग की जगह पर तुरंग आता तो तुरंग इसका पर्यायवाची होता है, याद रखा जाए। तरंग नहीं होता बल्कि तुरंग होता है, तो ये घुमाने के लिए दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन दिमाग खराब करते हैं, तो इसलिए आपने ध्यान देना है। देखो अगला क्वेश्चन है 52वां, मुख कमल समीप सजे थे दो किसलय दल सुर इनके, इस उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार हो जाएगा ए, रूपक अलंकार है। मुख कमल बोल रहा है, तो यहीं पर हमें समझ लेना चाहिए, मुख को सीधा कमल बता दिया उसने। अगर कहता मुख के समान कमल या मुख रूपी कमल, तो ऐसा तो कुछ कह नहीं रहा है, तो डायरेक्ट मुख कमल कह रहा है, तो ये सीधा रूपक है, तो हमने ये ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है 53वां क्वेश्चन कि कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? अर्थात कबीर जब अपने दोहे कहते थे तो दोहों में किस प्रकार के संदेश नहीं देते थे या उपदेश नहीं देते थे? तो कुछ तो हमने ये ध्यान देना है कि कौन कौन से उपदेश दे देते थे। जाति प्रथा का खंडन ये करते थे, बिल्कुल ये तो देते ही देते थे। अगला ऑप्शन देखते हैं इसके क्या क्या हैं। अगला ऑप्शन हो गया है कि मूर्ति पूजा का विरोध, बिल्कुल ये तो ये देते थे, कबीरदास अपने वाणी में ये सब कुछ कहते थे। हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन, ये भी ये करते थे। इन्होंने कभी भी अपने दोहों में स्त्री पुरुष की समानता वाले जो विचार हैं ये कभी नहीं कहे, देखिए, इसलिए ये वाला हमने याद रखना है, कबीरदास क्या चीज़ कहते थे और क्या नहीं कहते थे। क्वेश्चन नंबर 54 हो जाएगा, बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ क्या है? क्यों मारना चाहिए भाई बिल्ली को? क्यों? रोड क्रॉस करती है इसलिए मार देना चाहिए क्या? नहीं। तो इसका देखिए क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है दुश्मन पर पहले ही वार कर देना चाहिए, नहीं ये भी सही नहीं लग रहा है। भय का समन शुरू से ही कर देना चाहिए, ऐसा हो सकता है क्या? बुरा समय आते ही संचेत हो जाना चाहिए, क्या ये सही है? या रौब पहले ही दिन पड़ता है फिर नहीं पड़ता है, रौब दिखाने वाली बात।
नहीं, इसका जो सही उत्तर हो जाना है वो हो जाना है ऑप्शन नंबर बी, भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए, तब जाकर के भय आगे जाकर के नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर है 55वां। देखो 55वां है, निम्नलिखित में से किसे वृत्ति या व्यापार कहते हैं? तो वृत्ति या व्यापार कहा जाता है शब्द शक्ति को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे, बहुत खास है। 56वां है, कलम का सिपाही क्या है? रेखा चित्र है, आत्मकथा है, जीवनी है, संस्मरण, क्या है ये? तो कलम का सिपाही एक जीवनी है, इसे याद रखिएगा, खास है। 57वां है, जो किसी का हित चाहता हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो हित करने वाला हमेशा हितकारी होता है क्या? हितभाषी, अहितकारी नहीं, हितैषी उसको कहते हैं। वैसे हितकारी भी सही लग रहा है, लेकिन उसके लिए हितैषी शब्द ही अच्छा प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58वां है, निम्न में एक हिंदी भाषी राज्य नहीं है। अब आपने ये याद रखना है भाई, कितने राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है? तो उसके लिए है 9 राज्य हिंदी भाषी राज्य हैं। पूरे देश में वैसे हिंदी को समझी जाती है, भले ही बोला नहीं जाता हो, लेकिन समझा जाता है, बहुत अधिक लोगों द्वारा समझा जाता है। लेकिन हिंदी को केवल 9 राज्य प्रयोग में लाते हैं, 9 राज्य हिंदी भाषी हैं। तो इनमें से कह रहा है कि कौन सा राज्य है जिसमें हिंदी नहीं बोलते हैं? मध्य प्रदेश है, हाँ जी हिंदी बोलते हैं। राजस्थान, जी हाँ, बिहार, ये हिंदी बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है, तो ये हिंदी भाषी राज्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 59वां। 59 है, चिड़िया आकाश में उड़ रहे हैं, वाक्य में उड़ रही क्रिया है, किस प्रकार की क्रिया? देखो क्रिया वैसे अकर्मक और सकर्मक इंपॉर्टेंट होती है, या बार बार पूछता है। उड़ना एक प्रकार की अकर्मक क्रिया होती है, क्योंकि जहाँ पर क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है तो वहाँ पर अकर्मक होता है। उड़ना, पक्षी खुद उड़ रही है तो भाई उसी पर तो प्रभाव पड़ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन हो गया 60वां, किस भाषा को केंद्र सरकार द्वारा क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है? क्लासिकल का मतलब शास्त्रीय भाषा। तो पहले तो इसका उत्तर सही यही है, तमिल भाषा को। गुजराती भी नहीं है, वैसे भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा है, तो इसमें तमिल है। बाकी मलयालम, मराठी, गुजराती ये कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है 61वां, लावणी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लोक नृत्य भी पूछे जाते हैं। लावणी राजस्थान में होता है, हिमाचल में, गुजरात में या महाराष्ट्र, कहाँ होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर है 62वां, दक्षिण भारतीय पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हिमाद्री नाम से जानते हैं क्या? नहीं, हिमाद्री नाम से इसे नहीं जानते। हिमाद्री महान हिमालय को कहते हैं। द्वीपीय क्षेत्र कहते क्या? नहीं जी, द्वीपीय क्षेत्र भी नहीं कहते। द्वीपीय तो वहाँ कहेंगे जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इनको। रेगिस्तान, ना, रेगिस्तान तो राजस्थान है। तो भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा सह्याद्री। पश्चिमी घाट क्षेत्र को सह्याद्री भी कहा जाता है, इसे आप याद रखें। पश्चिमी घाट का मतलब जो मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात से लेकर के नीचे गोवा, कर्नाटक तक, ये वाला सह्याद्री कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 63वां, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? ये हो जाएगा गोवा। गोवा में ग्रामीण जनसंख्या बहुत कम है, इसीलिए तो नगरीय ज़्यादा है। अदरवाइज महाराष्ट्र में भी काफ़ी हैं ग्रामीण क्षेत्र। उत्तर प्रदेश की तो बात ही क्या करें, गुजरात में भी ग्रामीण बहुत है। तो सर्वाधिक नगरीकृत गोवा है। आकार में भी छोटा है, तो भाई अधिकांश यहाँ शहरी लोग ही हैं। तो इसका उत्तर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के 4 विख्यात सूर्य मंदिर, गोधरा गुजरात, कोणार्क उड़ीसा, सूर्यकोविल तमिलनाडु तथा मार्तंड है। अंतिम सूर्य मंदिर निम्न में से किस प्रदेश में है? मार्तंड वाला कहाँ होगा? इनका सही उत्तर ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में है। ये इसका सही उत्तर जम्मू कश्मीर है। अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है। 65वां है, कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? इसका डायरेक्ट सही उत्तर हो जाना है कौन सा? जहांगीर चित्रकला का संरक्षक था। अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66वां, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ है? अब खनन विद्यालय कहाँ होगा? वैसे यदि भारतीय खान ब्यूरो पूछा जाए तो खान ब्यूरो तो भाई नागपुर में है, लेकिन खनन विद्यालय पूछ रहा है, ये तो बड़ा उटपटांग सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन अच्छा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये बन सकता है। तो जो भारतीय खनन विद्यालय है वह है धनबाद में, और धनबाद है वर्तमान में झारखंड में। तो आप इसे इस तरीके से याद रखेंगे। अगला है, कंबोडिया स्थित अंकोरवाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विष्णु। अगला क्वेश्चन है 68वां, निम्नलिखित में कौन सा युग में सुमेलित है? अब इसमें पूछ रहा है सुमेलित है, सही है मतलब, क्योंकि इनमें से कप दे रखे हैं और कपों से रिलेटेड खेल दे रखे हैं। तो जो ये है उबेर कप, तो उबेर कप गोल्फ से रिलेटेड नहीं है, ये है बैडमिंटन वाला,
अगर आगा खां कप की बात करें तो आगा खान कप है हॉकी से, फुटबॉल से नहीं है। और राइडर कप की बात करें ये गोल्फ से है। तो कौन सा सही है फिर? सही है ये डूरंड कप। डूरंड कप फुटबॉल से ही रिलेटेड है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मदरबोर्ड क्या है? अब ये कंप्यूटर वाला क्वेश्चन आ गया। सर्किट बोर्ड जिसमें पेरीफेडरल डिवाइसेस होती हैं, क्या ये सही है? सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं, या कंप्यूटर ऑन करने पर एक्सेस किया जाने वाला एक चिप? नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या उत्तर है इसका? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। सर्किट बोर्ड है एक प्रकार का मदरबोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कंप्यूटर से रिलेटेड। तो 69 हो गया है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं 77वें पर। 77वां भी कंप्यूटर से रिलेटेड है। ये है काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जैसे याहू, गूगल एवं MSN क्या है? तो ये सर्च इंजन है, ये तो वैसे पता चल गया। याहू और गूगल सर्च इंजन ही तो है ये। और बाकी अगला क्वेश्चन है 71वां। निम्न में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? अब ये कह रहा सूचना प्रौद्योगिकी वाली शब्दावली नहीं है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए अपलोड, क्या ये है? हाँ जी हाँ, ये तो बिल्कुल सूचना प्रौद्योगिकी वाला ही है। प्रकाश मंडल, क्या इसका सही उत्तर है? या मॉडेम या साइबर स्पेस? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश मंडल। यह शब्दावली नहीं है सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड। प्रकाश मंडल तो आसमान में हो गया है, तो ये तो सूर्य से रिलेटेड है। सूचना प्रौद्योगिकी कहाँ है? तो ये हमने ध्यान देना है। 72वां क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? देखिए, वैसे अगर वर्तमान की बात करें तो तांबा खनिज का सबसे बड़ा जो भंडार है, ये भंडार वर्तमान में राजस्थान में है। लेकिन यहाँ पर राजस्थान वाला कोई ऑप्शन नहीं था, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश इसमें से नहीं। वैसे उत्पादन की बात करें तो वर्तमान में उत्पादन सबसे अधिक मध्य प्रदेश करता है। और झारखंड में भी ऐसा नहीं कि तांबा नहीं होता, झारखंड में भी तांबा होता है। झारखंड में आपने सुना होगा सिंहभूमि जो क्षेत्र है ये तांबा उत्पादन के लिए है। और छत्तीसगढ़ में भी तांबा उत्पादन होता है, लेकिन इतनी अधिक मात्रा में नहीं। तो मतलब राजस्थान में भंडार अधिक है। और राजस्थान के जो भंडार का नाम है, आपने नाम भी याद रखना, मंडन कुंडन जो क्षेत्र है ना, मंडन कुंडन क्षेत्र तांबे के लिए ही है ये राजस्थान में। तो भंडार में वर्तमान में राजस्थान का नंबर आ गया है। तो 72 वाले का आप थोड़ा सा ध्यान दें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। खनिजों से रिलेटेड भी आते हैं क्वेश्चन। और अगला हो गया है क्वेश्चन नंबर 73। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1966-67। बहुत खास है। अब आप बताएं कि हरित क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है? यदि आपको जानकारी है तो आप कमेंट में आकर उत्तर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 74वां। भारत का रूर कहा जाता है, रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? और उस प्रदेश को भारतों का खनिज भंडार भी कहते हैं, रूर प्रदेश को। तो कौन सा पठार है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर पठार, शिलांग पठार या दक्षिण का पठार? देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। रूर प्रदेश कहते हैं खनिज भंडार। मिनरल हाउस ऑफ द इंडिया ये कहा जाता है छोटा नागपुर के पठार को। अगला क्वेश्चन है 75वां। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाना है ऑप्शन नंबर सी, 10वीं पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर है 76। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है, क्या हो सकता है? आय में असमानता, या सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव, या लोगों में बुद्धि का अभाव, या स्वैच्छिक निष्क्रियता? इसका सही उत्तर हो जाना है देखो आय में असमानता। जो अल्प विकसित देश हैं उनमें आय में असमानता ही होती है। तो अमीरों के पास ज़्यादा धन होता है, गरीबों के पास धन नहीं होता है। इसीलिए गरीबी का मुख्य कारण है कि गरीब आदमी गरीब बनते जा रहा है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर है 77। 77वां है मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था गरीबी उन्मूलन के लिए? तो याद रखा आप, गरीबी, तो गरीबी से रिलेटेड विचार जो रखे गए थे इंदिरा गांधी ने रखे थे। और तो जो 20 सूत्रीय जो बातें रखी गई थी ये भी इंदिरा गांधी के द्वारा रखी गई थी गरीबी उन्मूलन हेतु। और 20 सूत्री कार्यक्रम किसने रखा था? इंदिरा गांधी जी ने रखा था। अगला क्वेश्चन है 78वां। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? यानी दोनों सदनों के जो है संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? ये यहाँ पर थोड़ा सा सदन नहीं लिखा गया, तो ध्यान दें, सदन ही बात कर रहे थे यहाँ पर। तो दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अगला है किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता?
ये कह रहा है विधानसभा, तो क्या विधानसभा स्पीकर या राज्यपाल या मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री? देखिए अनुमति के लिए तो राज्य का प्रथम व्यक्ति होगा राज्यपाल, तो ये राज्यपाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था? ये तो सभी जानते हैं, बलवंत राय मेहता समिति, इसका सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन है 81वां, पंचायती राज संस्था के अधिकतम आय का स्रोत क्या है? तो पंचायती राज संस्थाओं को अधिकतम आय का स्रोत सरकारी अनुदान ही मिलता है, इसके अलावा तो कहाँ है? क्षेत्रीय निधियाँ कुछ होती है नहीं, राष्ट्रपति अपने जेब से कुछ नहीं देते हैं, संघीय राजस्व के अंश यहाँ पर इस प्रकार से नहीं आते हैं, बल्कि डायरेक्ट जो है सरकारी अनुदान ही आता है पंचायती राज संस्थाओं को, बाकी तो ऐसे आय का कोई विशेष स्रोत भी नहीं है। हाँ, दूसरे नंबर पर हो सकता है जैसे कर वसूली वगैरह आदि। इसके अलावा 82वां क्वेश्चन है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो संवैधानिक अध्यक्ष वो भी किसका? भारत सरकार का। इसका सही उत्तर क्या हो जाना है? राष्ट्रपति। ये तो इजी क्वेश्चन था। अगला एक रीजनिंग का है, छोटा सा है पर लेकिन यूनिक है। जैसे पर्वत का पहाड़ होता है तो नदी का क्या होगा? समुद्र होगा क्या? नहीं, पर्वत बड़ा होता है, पहाड़ छोटा होता है, तो नदी बड़ी है तो समुद्र उससे भी बड़ा कहाँ से होगा? नदी से छोटा होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नहर। अगला क्वेश्चन है 84वां, तो 84 क्वेश्चन है 5:128 और 7 कितना? तो ये तो 5 बजे 25 बजे 125 कर रखा था, उसमें से ये घटा दिया, तो 7 49 49 7 343, तो 343 में से एक घटा दो, 342 इसका सही उत्तर हो रहा था। ये बस ऐसे करना है, 3 बार गुणा करने पर 1 माइनस करना था। अगला क्वेश्चन हो गया है 85, ए की माता बी के पिता की एकमात्र पुत्री है, बी की पत्नी से ए का क्या संबंध है? इसका सही उत्तर हो रहा था मामी। तो आप निकाल लीजिए रिलेशनशिप वाला, जो ये रीजनिंग पूछा जाता है, इसका सही उत्तर मामी हो गया है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के द्रव पदार्थ से घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? इस पदार्थ से द्रव पदार्थ से घनीभूत होकर के क्या बनता है? तो द्रव पदार्थ तो तरल अवस्था में मैग्मा जो होता है उससे जब चट्टान बनेगी तो चट्टान आग्नेय चट्टान बनती है। खैर, आग्नेय चट्टान बनने के बाद रूपांतरण भी होगा और शादी तो बाहर भूप्रपट्टी पर बनते हैं, तो हमने ये इस प्रकार से याद रखना है। 86 क्वेश्चन हो गए। अब अगला देखते हैं 87वां क्वेश्चन। देखिए 87वां क्वेश्चन है कि सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो सिस्मोग्राफ यंत्र तो आप जानते हैं, सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, तो ये भूकंप से रिलेटेड सिस्मोग्राफी विज्ञान कहलाता है। और यदि आपको स्पेशली ये जो टेस्ट पेपर है व्हाट्सएप के थ्रू चाहिए तो यहाँ पर हमारा ही व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इस पर भी आपको ये पेपर मिल जाएगा। घर में रह करके अच्छे तरीके से सॉल्व कर लें और पीडीएफ के रूप में आपको अवेलेबल हो जाएगा, या टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और वहीं से आपको ये टेलीग्राम चैनल में भी ये पेपर अवेलेबल हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 88वां, एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आइसोब्रांट। देखो आइसोक्लाइन, आइसोसिस्मल ये भूकंप से रिलेटेड है और आइसोकाइम ये भी अलग अलग से रिलेटेड है, आप इन्हें भी देख लें एक बार क्योंकि इससे भी घूम फिर करके प्रश्न आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन 89, सुशासन सूचकांक 2021 में उत्तर पूर्वी एवं पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड राज्य का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? देखो ये जो प्राप्त हुआ था ये हुआ था उत्तराखंड को तृतीय स्थान, तो इसे हमने याद रखना है, ये खास हो सकता है। अगला क्वेश्चन हो गया 90, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग है? तो काली नदी तो उत्तराखंड में है और सतलज रह गया जी इधर पंजाब में। सो सतलज और काली के मध्य वाला जो क्षेत्र है उसे कहा जाता है कुमाऊं हिमालय, और कुमाऊं हिमालय में पूरा उत्तराखंड आ जाता है, तो याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 91, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, कौन सी नदी पर है? तो ये है बेतवा नदी। तो ये चंबल, बेतवा, सोन ये सारी जो नदियां हैं ये यमुना की सहायक हैं। हालांकि सोन नदी तो गंगा की है, जैसे चंबल और बेतवा ये यमुना की सहायक है, तो आपने याद रखना है ये बेतवा नदी पर है रानी लक्ष्मीबाई बांध, तो खास क्वेश्चन हो गया। अगला है 92वां, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किमी कितना है? कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन कई बार क्या होता है ये इजी क्वेश्चन ही भ्रामक कर देते हैं, एक जैसा ऑप्शन आ जाए ना तो दिमाग खराब हो जाता है। देखो क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 382 और 189 तो भाई उत्तराखंड का है, तो इसका आपने सही उत्तर क्या रखना है? सी 382। अगला क्वेश्चन है 93वां, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आ चुका है।
तो गरीबी हटाओ का नारा तो इंदिरा गांधी ने दिया था, तो इंदिरा गांधी ने इसे 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया था। तो आप इसका सही उत्तर 5वीं पंचवर्षीय योजना याद रखें। अगला है कृषक दिवस कब मनाया जाता है? तो खूबसूरत क्वेश्चन है, कृषक दिवस तो आपने याद रखना है 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ये पृथ्वी दिवस याद मत रखना कि या महिला दिवस नहीं, ये कृषक दिवस है 23 दिसंबर। अगला है क्वेश्चन नंबर 95 कि शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है? ये बजट से रिलेटेड है, इकोनॉमी का आप समझ लीजिए। तो बजट से रिलेटेड शून्य आधारित बजट, शून्य बजट किसे कहते हैं? क्या नए सिरे से बजट तैयार करना? देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, बटन हो गया ये, इसे आप याद रखेंगे बजट। तो बजट है ये, बटन नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक होगी, वो बजट है। तो क्या कह रहा है? नए सिरे से बजट तैयार करना, या पुराने बजट को पुनर्निर्मित करना, या नए बजट को खारिज करना, या बजट तैयार ही न करना। तो शून्य आधारित बजट एक्चुअली नए सिरे से बजट तैयार करना होता है। जैसे पुरानी सरकार चली जाती है तो पुरानी सरकार के बाद नई सरकार नए तरीके से बजट बनाती है, तो इसलिए शून्य आधारित बजट इसे कहा जाता है। तो अगला है प्रश्न नंबर 96, किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है? तो मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है जी रंगभेद के विरुद्ध आंदोलन। तो आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, महात्मा गांधी जी की हत्या कब की गई थी? कितना इजी क्वेश्चन है। और महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी भैया 30 जनवरी 1948 नाथूराम गोडसे। 98 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा 1952। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ये है रीजनिंग का। पुलिस को ओपिलेक लिखा जाता है, तो लीडर को क्या लिखा जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा एल्डियर, ये लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। आप देखें जैसे POL है तो OPI ऐसे करके ये आगे पीछे रखा गया है, तो आप इसे भी सही मिलान करके रखें। रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसी प्रकार का आता है। और आज का अंतिम क्वेश्चन हो गया है 100वां क्वेश्चन कि किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना करी थी? बड़ा खतरनाक क्वेश्चन भी है और है भी इम्पोर्टेंट। रणजीत सिंह, अशोक, शिवाजी या अकबर? देखो इसका सही उत्तर हो जाना है ऑप्शन नंबर बी, अशोक। तो ये था आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। ये आने वाले पुलिस, पटवारी, लेखपाल, कनिष्ठ सहायक, फॉरेस्ट गार्ड, आप जितने भी एग्जाम दे रहे हैं ना, वहाँ के लिए बहुत खूबसूरत ये वीडियो होने वाली है। और ये पेपर में से आपको डायरेक्ट कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए जितने भी इसमें उत्तराखंड के क्वेश्चन थे वो उत्तराखंड के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। देखो GS का तो कोई फिक्स नहीं होता है, GS का कहाँ से और कितना पूछ दे, लेकिन उत्तराखंड का लगभग सिलेबस हमने बहुत अच्छे तरीके से इंक्लूड किया हुआ है। आपके ये फॉरेस्ट गार्ड के लिए या पटवारी आदि इन सब चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये कई घूम फिर करके यहाँ से प्रश्न आते हैं। हिंदी भी इसमें बहुत अच्छी दी गई है। यदि आपको यह पेपर ऑनलाइन PDF के थ्रू चाहिए तो आप ये गुरुकुल के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर ये 9690180533 इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप, आपको PDF मिल जाएगी। या आपको यदि इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है, और टेलीग्राम चैनल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल पर हमारे इस पेपर PDF के अलावा भी कई इंपॉर्टेंट नोट हैं, वहाँ से आप उसकी PDF निकाल करके भी पढ़ सकते हैं। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं गुरुकुल इंस्टीट्यूट के साथ या गुरुकुल ज्ञान गंगा चैनल के साथ, तो आपको बहुत अधिक हेल्प हम करने वाले हैं। तो हमारे चैनल में लगातार बना रहेगा, लगातार आपको इस प्रकार से क्वेश्चन सीरीज कराई दी जाएगी। यदि आपको अदर पेपर भी चाहिए होंगे हेल्प के लिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए मैंने आंसर की नहीं बनाई क्योंकि यूट्यूब पर सॉल्व किया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कुछ एक अगली वीडियो में, क्योंकि हम लगातार क्लासेज भी ले रहे हैं ऑनलाइन यूट्यूब पर। तो क्लासेज भी आप बैक टू बैक देखते रहें, जितने भी इंपॉर्टेंट क्लासेज होती हैं वे भी रिवीजन करते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।